हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 26 के बारे में। ठीक है, अगर 26 भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले के हमारे 25 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं का आप लोग आनंद लीजिए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। और इस श्रृंखला को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आप इस श्रृंखला के जरिए किसी भी प्रत्येक एग्ज़ाम के जो जीएस का सेक्शन है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 26 के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस वर्ड का हमेशा ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सिरका में तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है, और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब मान के चलिए कि CaSO4 के है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी इसका CaSO4 या इस तरह से कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है। अमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोगों का तीनों ऑप्शन सही है, बस यही आपका जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलिए ये इसको लिख लीजिए कि हड्डियों में कौन सा यौगिक पाया जाता है। हड्डियों में अगर हम लिख दें हड्डियों में उपस्थित यौगिक, ठीक है, उपस्थित यौगिक, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका हो गया। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड ये क्या होता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र आप लोग लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी करिए, अपने नोट्स में भी लिखिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जिस तरीके से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि यूपी PCS का होगा, अभी समीक्षा अधिकारी का होगा अभी, और आप देखेंगे कि यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद अभी बिहार PCS का होने वाला है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो होंगे इसमें आपको ये GS श्रृंखला जो है आपका बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और आप देखेंगे कितने सारे GS श्रृंखला हो चुके हैं, और इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उनका नोट्स बनाने बैठे तो कम से कम 1000+ आप लोगों के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के फैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे 1000 के प्लस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से जिबरेलिन पादप हार्मोन का कार्य है। ठीक है, कौन सा, जिबरेलिन पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन मतलब आप मान सकते हैं कि पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें पादप हार्मोन, या जीव जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन बोला जाता है। वैसे पादप में आप देखेंगे कि आपके वनस्पति जगत के जितने भी प्रजातियां हैं वही आपके आते हैं लगभग में। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरा हम देख लेते हैं कौन सा हार्मोन काम करता है।
ठीक है। अगर कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में कौन सा कार्य करता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, कौन सा है? साइटोकाइनिन। ये भी एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन। ठीक है, ठीक। इस तरह से कोशिका वृद्धि की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या तो आपसे ये प्रश्न या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या तो मिलान करने के लिए दे देगा। कोशिका वृद्धि जो है ये अगर जिबरेलिन है। ठीक है, जिबरेलिन ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को आंसर मिल गया कोशिका वृद्धि। शिखर प्रधानता की अगर हम बात करें, शिखर प्रधानता, ये कौन सा हार्मोन इसमें काम करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, फिर वृद्धि अवरोधक की अगर हम बात करें, वृद्धि अवरोधक, ये है अवशिषिक अम्ल, अवशिषिक अम्ल, अवशिषिक अम्ल। ठीक है, अम्ल। ठीक, यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए, ये चारों के चारों जो है ये आपके पादप हार्मोन्स में गिनती होती है। और जो जिबरेलिन है वो आपका कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या तो आपको मिलान करने के लिए दे देगा या तो आपको लोगों से ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 20 मार्च, 22 दिसंबर, 21 फरवरी, 25 जनवरी। तो चलिए हम देखते हैं कि इस डेट को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। अगर हम 20 मार्च की हम बात करें, 20 मार्च की, तो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है PCS का में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गौरैया दिवस। गौरैया देखेंगे कि इसमें विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, क्योंकि जो गांव में देखेंगे कि छोटे छोटे पक्षी होते हैं, छोटे छोटे एकदम होते हैं ये गौरैया। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस जो है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। और 22 दिसंबर की अगर हम बात करें, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस यानी कि गणित दिवस। ठीक, फिर 21 फरवरी की अगर हम बात करें, 21 फरवरी, 21 फरवरी को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, मातृभाषा दिवस। आप लोग इन दिवसों को नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाएंगे या तो आपको मिलान करने के लिए दे देगा, कूट की सहायता से भी सॉल्व करने के लिए दे सकता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। और वर्तमान समय में मतदान करने की जो आयु है वो कितना वर्ष है? और आप बताइए कि मतदान करने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक है, सांविधिक है? ठीक है, और फिर 26 जनवरी का आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों से डायरेक्ट या तो पूछ लेगा या तो मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सेंट हेलेंस नामक ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है। सेंट हेलेंस
क्या है ये? ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान और इटली। ठीक, इन जगहों पर बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है। हम एक एक का नाम बता दे रहे हैं और सेंट हेलेंस कहाँ है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो ज्वालामुखी से आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ भी अब हम लोग आप लोगों को दे सकते हैं। और आप लोग नोट्स बनाना चाहें, सूची तैयार करना चाहें ज्वालामुखी पर्वतों के, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वतों से आप लोगों के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर अपने विचार दीजिए। तो हम लोग आप लोगों के लिए जो ज्वालामुखी पर्वतों से है विश्व के बहुत सारे ज्वालामुखियों का एक सीरीज बनाकर हर एक द्वीप में, हर देश में, तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ पर अपने सुझाव देते रहें। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंट हेलेंस, तो हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अमेरिका में अवस्थित है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए भी लिख देंगे तो वो भी आप लोगों का सही ही रहेगा, फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, यहाँ पर अवस्थित है सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस, ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आपके इंडोनेशिया में ही रहते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में है आपका क्राकाटोआ। क्राकाटोआ, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जापान में, अगर जापान की हम बात करें, जापान में जो ज्वालामुखी है ये है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, सिर्फ एक ही ज्वालामुखी का नाम बता दे रहे हैं, और बाकी आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए सारी पीडीएफ जो है, पीडीएफ फाइल जो है उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जापान हो गया। अगर इटली की हम बात करें, इटली यूरोप में पड़ता है, जापान एशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया भी एशिया में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपका उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का ये देश है। ठीक है, इटली में आपका पाया जाता है एटना ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, इन सभी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन करते चलिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल जुड़ते रहें और अपने सुझाव प्रदान करते रहें। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो हम लोग पीडीएफ भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झिलमिल नामक कोयला की खदान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? झिलमिल कोयला की खदान, ठीक है, किस राज्य में अवस्थित? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, इन चारों राज्यों में कोयला की खदानें बहुत सारी हैं, तो हम एक एक कोयला की खदान के बारे में बता देंगे। अगर आप लोगों को वो सारी चीज़ें चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर सुझाव प्रदान अपने विचार दीजिए, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। झारखंड में एक एक कोयला की खदान हम बता रहे हैं। ठीक है, झारखंड में, इसी में आप लोगों का आंसर भी मिल जाएगा। झारखंड में कोयला की खदान जो है वो है आपका कर्णपुरा लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए उड़ीसा में जो कोयला की खदान है यहाँ पर है आपका रामपुर हिमगिर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ये आप लोगों से प्रश्न पूछता है और हमेशा पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में ही आप देखेंगे कि झिलमिल है। ठीक है, झिलमिल जो कोयले की खदान है ये आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, झिलमिल। फिर इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा है? सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर। ठीक, ये आप लोग चारों कोयला की खदान के नाम लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोयले की खदान का नाम बताइए क्या है? उत्तर प्रदेश।
ठीक है, इस राज्य में बताइए कि कौन सी कोयले की खदान पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में करिए, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आप लोग कमेंट करिए कि उत्तर प्रदेश में कोयले की खदान कौन सी है। यानी कि अब इस तरह से झीलमिल जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इन चारों को नोट डाउन करते चलिए और अपनी इस भी सूची बनाते रहिए, जिससे आप लोगों का नोट्स जो है एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में अवस्थित है। अवस्थित नहीं है, सॉरी, अवस्थित नहीं है। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो पाल घाट है, खैबर है, भोर घाट है, थाल घाट है। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। दर्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पाल घाट और थाल घाट, सॉरी पाल घाट कह रहे हैं, भोर घाट और थाल घाट। ठीक है, भोर घाट व थाल घाट, ये दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। ये आपका महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पाल घाट। पाल घाट जो दर्रा है ये आपका केरल राज्य में अवस्थित है। केरल राज्य में अवस्थित है। अगर खैबर की हम बात करें, खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से आप देखेंगे कि अरब आक्रमणकारी आए थे। खैबर और यहाँ पर एक और दर्रा है बोलन दर्रा। खैबर व बोलन दर्रा से ही आप देखेंगे कि अरब आक्रमणकारी आए थे। ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान पख्तूनवा प्रांत है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए पख्तूनख्वा प्रांत। पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, और उस समय तो भारत में ही था, लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में, पाकिस्तान देश में अवस्थित है। यानी कि खैबर दर्रा जो है आपका पश्चिमी घाट में अवस्थित नहीं, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है आप देखेंगे कि गुजरात के दक्षिणी भाग से लेकर पूरा केरल तक अवस्थित है। यानी कि केरल और महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट पाया जाता है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट जो है ये आपके पश्चिमी घाट का दर्रा है। खैबर जो है आपका ये हिमालयन दर्रा है। ये पाया जाता है आपका पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और आप लोगों को अगर PDF चाहिए इन सभी चीज़ों से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर जुड़कर अपने विचार दीजिए, तो आप लोगों को PDF जो है आसानी से प्राप्त कराया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहे, चैनल को सहयोग प्रदान करते रहे, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आप लोगों के लिए आएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। सबसे पहले सूर्योदय, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य किस दिशा से निकलता है। पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले सूर्योदय होगा वो कहाँ पर होगा। जो सबसे पूर्वी राज्य होगा भारत का। ठीक है, पूर्वी, और ये सारे के सारे जो है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं। अगर हम मान के चले, तो अगर हम बनाएं, मैप बनाएं, ठीक है, अगर इस तरह से हम बना दें, ठीक है, तो आप लोग देखते रह जाइए इस तरह से। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया। ठीक, इसे समझ जाएंगे ना आप लोग, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो जैसे पूरा भारत का मैप नहीं बनाते हैं, तो पूरा भारत का मैप बनाने का कोई मतलब ही नहीं ना। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह से, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है, हम लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये लेकर पूरा ये वाला असम वाला एरिया है। ठीक है, ये क्या है, असम है। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे कि नीचे जो है ये वाला जो है मेघालय है। ठीक है, 4 राज्य जो दिया है हम उसी को बस बता रहे हैं। ठीक है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय मिल गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मिजोरम है। ठीक है, ये क्या है, मिजोरम है। ठीक है, ये मिजोरम है। और इसको चलिए हम पूरा बताते रहे। ये आपका सिक्किम है।
नॉर्थ ईस्ट का एरिया हम पूरा आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये सिक्किम हो गया ना, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश के असम हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नागालैंड है, ये वाला एरिया जो है आपका नागालैंड का है, ठीक है। भारत का मैप कम से कम दुनिया का नहीं तो भारत का मैप का, अपने देश का मैप तो आप लोग याद ही कर लीजिए कौन सा देश राज्य कहाँ पर है, ठीक है, नागालैंड है। और यहीं पर आप देखेंगे कि ये आपका कौन सा है, मणिपुर है, ठीक है, यही आपका मणिपुर है। और वर्तमान समय में वो मणिपुर की हालत खस्ता है। और ये वाला जो एरिया है आप देखेंगे कि ये कौन सा है, ये आपका त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा, ठीक। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हो गए। 7 सिस्टर वन ब्रदर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, 7 SISTER सिस्टर 1 ब्रदर, ठीक है। ये आपका 7 सिस्टर 1 ब्रदर का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें सिक्किम बेचारा अकेले भाई है, सातों बहनों का जो सिक्किम है वो अकेले भाई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और असम 7, ये 7 राज्य हैं आपके 7 सिस्टर हो गए, और सिक्किम अकेला भाई 7 सिस्टर 1 ब्रदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। और जो सबसे पूर्वांचल जो पूर्वी इलाका है आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही आपका जो सूर्योदय है वो पहले होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग अगर मैप बनाकर अगर लिखना चाहें तो मैप बनाकर इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 7 सिस्टर 1 ब्रदर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। इन 8 राज्यों की राजधानियाँ सिर्फ बता दे रहे हैं, ठीक है, 8 राज्यों की राजधानियाँ बता दे रहे हैं, विशेषताओं के बारे में ज्योग्राफी में बात किया जाएगा। 7 सिस्टर और 1 ब्रदर का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो इसमें 7 सिस्टर में आप हम शुरू से करते हैं, ऊपर से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम से, ठीक है। पहले अरुणाचल प्रदेश में ही आप देखेंगे कि सूर्योदय होता है, अरुणाचल पूर्व से निकलता है सूर्य, तो इसीलिए पूर्व का जो सबसे पूर्वी जिला होगा, राज्य होगा, वहीं पर सूर्योदय होगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, आप बताइए, ईटानगर, कौन सी है, ईटानगर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से आप लोगों की राजधानियाँ पूछता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया जो है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखें, मेघालय में गारो खासी जनतियाँ है, ठीक है। मणिपुर में अभी मैतेई जनजाति है, और एक और जनजाति है मैतेई, और ठीक है, एक और जनजाति है वहाँ पर अभी जो विद्रोह हुआ है, वहाँ पर जो दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, मैतेई जनजाति है और एक और जनजाति है, ठीक है, शायद कुकी जनजाति है कि कौन सी है, कुकी की मणि, इस तरह से कोई एक जनजाति है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। नागालैंड में आप देखेंगे कि संगमा करके इस तरह से कोई जनजाति रहती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मिजोरम में आए, जो जनजातियाँ रहती हैं, त्रिपुरा की जो जनजातियाँ हैं, उन सभी जनजातियों का ये पहाड़ी इलाका है, आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इन सभी जनजातियों के बारे में आप लोग नोट डाउन करिए, या आप लोग टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जुड़ जाइए चैनल से, तो आप लोगों की सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, जनजातियों से, ठीक। ईटानगर हो गया। अगर हम नागालैंड की हम बात करें, नागालैंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी जो है कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक। मणिपुर की राजधानी अगर बताइए, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ठीक है। फिर उसके बाद मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। फिर उसके बाद देखिए मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। असम की राजधानी है आपकी दिसपुर,
और यहीं पर आप देखेंगे कि असम में गुवाहाटी पाया जाता है, और गुवाहाटी में आप देखेंगे कि वहाँ पर कामाख्या टेम्पल पाया जाता है। और कामाख्या टेम्पल का भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप जाकर जब देखेंगे तो यहाँ पर तांत्रिकों की पूजा की जाती है, जादू तंत्र मंत्र की भी यहाँ पे पूजा होती है, ठीक है, कामाख्या टेम्पल में। ठीक है, असम हो गया। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम की राजधानी आप लोग बताइए। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है, गंगटोक। ठीक, तो ये आपके 7 सिस्टर और 8 वन ब्रदर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पूरा हुआ। और जो यहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, सोमपेन नहीं, नाम याद ये थोड़ा दिमाग से उतर गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब चलने लगती हैं ना तो आप समझ सकते हैं कि अगर 3-4 सब्जेक्ट का जो प्रश्न अगर सॉल्व कराया जाए तो उसमें एक का प्रश्न जो है जो आंसर तो सही होगा, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है ना थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। ठीक है, तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या बताया जाए कि आप लोगों के काम में बहुत ही ज़्यादा मदद करे वो, तो उस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके 7 सिस्टर 1 ब्रदर का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत नहीं करता है? ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, समझने वाली बात है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर जानते हैं, भारत के संविधान के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक संवैधानिक तंत्र के बारे में बात करता है, सरकार के बारे में बात करता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नागरिक। भारत के नागरिकों के बारे में सारे के सारे प्रावधान जो हैं भारत के नागरिकों के संदर्भ में ही भारतीय संविधान में हैं। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिए। संवैधानिक तंत्र, ठीक है, फिर उसके बाद भारत के नागरिक हैं, सरकार है, राज्य है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अगर नागरिकों के बारे में बात करें तो नागरिकों में किन के बारे में बात किया जा रहा है कि किसके जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप समझ सकते हैं कि भारत में किसको मिलेगा, नागरिकों को ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो नागरिकों में किसको प्राप्त है, किसको जो भारत का संविधान एक्सेप्ट करता है कि अपने अंदर समाहित करता है कि मैं इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को संरक्षित करूँगा। ठीक है, तो संविधान में कौन सी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए हैं या स्त्रियों के लिए हैं, दलितों के लिए, जनजातियों के लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो मिलता ही है, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार में यही अनुच्छेद 24 है। ठीक है, फिर डीपीएसपी में है, फिर अगर मूल कर्तव्य में भी है। स्त्रियों के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में। और दलितों के बारे में नहीं, दलितों के बारे में भारतीय संविधान में कहीं पर भी दलित शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में दलित का शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, जनजातियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख मिलता है, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है। और अनुसूचित जाति और जनजाति की बात आपके अनुसूचियों में भी मिलती है, संविधान के भाग में भी मिलते हैं और अनुच्छेद में भी मिलते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि अलग से कानून भी बनाए गए, SC/ST अत्याचार अधिनियम। ठीक है, अत्याचार अधिनियम 1989। ठीक है, कौन सा है? SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का यह अधिनियम है। ठीक है, तो जो दलित वर्ग है, मान के चलिए कि दलितों में आपके SC/ST आते हैं, लेकिन दलित शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। जनजातियों का उल्लेख है, जनजाति का उल्लेख है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। ठीक, तो बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों को जो अधिकार है दिया गया है भारतीय संविधान में, वो भारत का संविधान स्वीकृत करता है कि मैं इनको संरक्षण प्रदान करूंगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संरक्षण प्रदान करूंगा। लेकिन दलित शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत होगा कि भारत का संविधान निम्न में से किसको शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत नहीं करता, दलितों के, क्योंकि उसका उल्लेख ही नहीं है, तो करेगा कहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि आप लोग अगर संविधान के बारे में जान रहे हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग निश्चित ही कुछ अलग मारेंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद मद्य निषेध का प्रावधान करता है? डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद जो है मद्य निषेध यानी कि शराब को प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है? ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद 47 है, ठीक है, ये आपका है अनुच्छेद 47 जो है ये प्रावधान करता है कि जो शराब है वो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए के सेहत के लिए वो आपका हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक है, इसके बारे में उपबंध करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो उसी के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 47 जो है मद्य निषेध को प्रावधान करता है, शराब पर प्रतिबंध लगाता है राज्य सरकार। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? जीवन जीने की गरिमा जो है आपका वहाँ पर वो, क्योंकि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। जो शराब है वो हानिकारक है, तो वहाँ पर शराब का सेवन हानिकारक है, व्यसन है, इस प्रकार की बातें की जाती हैं वहाँ पे। तो अनुच्छेद 47 जो कहता है वो मद्य निषेध का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 47 जो तो हम नहीं लिख रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पर अलग जो लिखेंगे। और ये तीनों जो है अनुच्छेद 39 का देखिए, पहले हम अनुच्छेद 39 का लिख रहे हैं, यहाँ पर अनुच्छेद इस तरह से लिख देंगे 39 का। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी, निःशुल्क विधिक सहायता हम लिख दे रहे हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता लिखिए या विधिक सहायता लिखिए। विधिक ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि विधिक का जो अर्थ है ना वो व्यापक है, कानून थोड़ा सीमित है, लेकिन विधिक जो है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी विधिक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, कानून का नहीं, सहायता। ठीक है, क्योंकि इसमें नैतिक चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 43 का क्रम से देखते हैं। अनुच्छेद 43 का ये क्या करता है? उद्योगों में कर्मकारों का प्रबंधन। ठीक है, उद्योग के प्रबंधन में उद्योग के प्रबंधन में, ठीक है, श्रमिकों की भागीदारी या कर्मकारों की भागीदारी, हम श्रमिक लिख रहे हैं, श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए भागीदारी। और डीपीएसपी को लग रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से अगर आप लोग श्रृंखला से नोट्स बना रहे हैं तो जिस प्रकार से तैयार किया गया है प्रश्नों को, तो आपको कहीं भी अगर डीपीएसपी से प्रश्न आ रहा है, किसी भी प्रकार का आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स पर आधारित हो या अनुच्छेद से, तो यहाँ से कहीं भी वो नहीं भटकेगा। ठीक है, तो आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए और अपने पढ़ाई को सही तरीके से करिए। ठीक है, तभी आप लोगों को जो सफलता 2 साल में मिलने वाली है वो आपको साल भर में मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप पढ़ते रहिए, क्या मतलब है? पढ़ते रहिए, 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े, 5 साल पढ़े। आप आईएएस की तैयारी थोड़े कर रहे हैं कि 4 साल 5 साल लगेंगे नौकरी जॉब पाने के लिए। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनका लेवल ही बहुत अलग तरीके का होता है। ठीक है, और वनडे एग्ज़ाम्स हो गए, पीसीएस रैंक हो गए, तो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लिए या जो जीएस श्रृंखला है वो आपका बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 48 का बात करें हम। ठीक है, अनुच्छेद 48 को क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, ये आपका डीपीएसपी तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, मूल कर्तव्य में भी देखने को मिलता है। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में इस बार पूछा था 2023 में कि कौन सा ऐसा जो है बात है जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही पर्यावरण वाला संबंध उसमें था। पर्यावरण का संरक्षण 48 क में है, संरक्षण तथा संवर्धन पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा यहाँ पर आप वो कर लीजिए
पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षा, वन्य जीवों का रक्षा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का रक्षा का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 47 मद्य को निषेध करता है, शराब सेवन को प्रतिबंधित करता है। और इसी के द्वारा अनुच्छेद 47 के द्वारा ही किसी राज्य में शराब की बंदी की जाती है। ठीक इस तरह से, और उसमें जो सहारा लिया जाता है, कौन सा मौलिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, मानव जीवन की जीवन जीने की गरिमा का जो उल्लंघन किया जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, अगर वो शराब पी रहा है तो उसमें सिर्फ आप उस व्यक्ति को मत देखिए ना, वहाँ पर वो व्यक्ति जो है अपने फैमिली को भी नुकसान पहुँचा रहा है, अपने बेटियों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, अपने पत्नी को भी नुकसान पहुँचा रहा है, और फैमिली को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए राज्य सरकार क्या करती है कि शराब को प्रतिबंधित करती है कि एक व्यक्ति जो है वो कई व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है, कई व्यक्तियों के जीवन जीने की गरिमा को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए शराब को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो पलड़ा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भारी पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग अगर कभी प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से किसका जो पलड़ा है या किसका जो बात है वो उसके ऊपर हावी होगा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो मौलिक अधिकार की बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर लागू होगी। ठीक है, ये आपका ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये कॉन्सेप्चुअल है कि इसीलिए जो शराब का जो प्रतिबंधित है राज्य सरकार के द्वारा वो अनुच्छेद 21 के तहत किया जाता है। ठीक है, कि मानव जीवन का जो जीवन जीने की गरिमा है उसको जो उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसके आधार पर किसी राज्य में शराब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 47 के तहत। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसका जो प्रभाव है उसके फैमिली पर भी पड़ेगा। ठीक, और जब फैमिली पर पड़ेगा तो फैमिली का जो अधिकार है वो जीवन जीने की गरिमा है वो थोड़ा डाउन जाएगी, इसीलिए इसको निषेध किया जाता है। ठीक है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो आपका सेंट्रल में है। ठीक है, सॉरी, अब इसको एक बार चेक करिएगा कि स्वास्थ्य जो है वो केंद्र संघ का चीज़ है कि स्वास्थ्य जो है चिकित्सा जो है इस तरह से ये संघ सूची का है, समवर्ती और राज्य सूची। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य जो है मनुष्य के जीवन जीने की गरिमा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर शराब का प्रतिषेध किया जा सकता है। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य वहाँ पर शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मान चलिए कोई पदाधिकारी है, पीठासीन है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट में है, सरकारी व्यक्ति है, तो उस वहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा देनी है, किसी व्यक्ति पर कार्रवाई की जानी है, तो वह व्यक्ति को वहाँ पर उस पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ पर वो कार्रवाई होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पदाधिकारी है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो वहाँ पर सरकार का हो जाएगा और वो सरकार का आदमी हो जाएगा, तो वहाँ पर अगर केस चलाया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो वहाँ पर सीधे सरकार पर उंगली उठाने वाली बात हो जाती है। और यही रीज़न है, यही कारण है कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई मुकदमा चलाया जा रहा है, तो अगर वो सरकारी व्यक्ति है तो वहाँ पर उस पर से उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब जाकर उस पर केस चलेगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तब वहाँ पर आकर जाकर वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा और वहाँ पर भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यदि कहीं पर कोई उद्योग बनाया जा रहा है तो वहाँ पर श्रमिकों की भागीदारी जो है वहाँ पर अनुच्छेद 43 के तहत संरक्षित है। ठीक है, 48 में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। यानी कि आप कहीं पर भी यहीं पर आप देखेंगे कि एक पेटा है, पेटा कानून है भारत में, वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है, पेटा कानून। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म थोड़ा दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है पेटा का, तो उसको आप लोग देखिएगा कि जो पेटा है वो इस तरह से
किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके, ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तीनों के तीनों द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, ये आप लोगों का नोट हो गया। ठीक है, ये अब 4 अनुच्छेद हो गए। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई को अगर लेकर चलेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का नोट्स भी तैयार होगा, आप लोगों का जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा। और आप जिससे आप लोग जो परीक्षा में बैठेंगे, तो जब आप लोगों के सामने ये प्रश्न होंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आएगी। और आप लोग वहाँ पर सोचेंगे कि ये चीज़ तो हम लोग बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब लेकर चलेंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य जब भारतीय संविधान में जोड़े गए तो उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, मूल कर्तव्य पे हम लोग आ गए, यानी कि अनुच्छेद 51 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। ठीक है, तो चलिए आगे भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों के जीएस श्रृंखला में आते रहेंगे कि मौलिक अधिकार से और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो आप लोग वहाँ पर नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को एकदम सही तरीके से तैयार करिए। ठीक है, तो प्रारंभ में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो कहाँ से कब कितने थे। ठीक है, चलिए मूल कर्तव्य को प्रारंभिक इतिहास हम बता दे रहे हैं। मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक, भारत का संविधान का कौन सा भाग है, भाग यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 का। ठीक, अनुच्छेद कौन सा है, यहाँ पर अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, यहाँ पे इतना बस आप लोग लिख लीजिए। और चलिए प्रारंभिक इतिहास हम आपको बताते हैं। जब यह जोड़ा गया, प्रारंभ में कितने थे, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, प्रारंभ में कितने थे, 10 थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, 11 हैं, तो 10 तो जोड़े ही गए। और 11वां कब जोड़ा गया। ठीक है, 10, पहले हम 10 के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, ये क्या कहता है, प्रारंभ में जो 10 थे, कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इनकी सिफारिश पर कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, संख्या कितनी थी, 10 थी, 10 जोड़े गए थे, संख्या 10 थी। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और किस देश से लिया गया है, ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ से है, रूस के संविधान से है, फंडामेंटल ड्यूटी रूस के संविधान से। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं संविधान से। ठीक है, और अगली बात जो है, देखिए 10 तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का 11वां कब जोड़ा गया, 11वां। ठीक है, 11वां जो जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपके शिक्षा से, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, और वहाँ पर एक मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा। और इसमें क्या कहा गया था, ठीक है, इसमें अभिभावकों को आदेश दिया गया। ठीक है, हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, अभिभावकों को
आदेश दिया गया, अभिभावकों को आदेश दिया गया था, दिया गया कि वह अपने बच्चों को कितने वर्ष से है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के अनिवार्य शिक्षा, 6 वर्ष से 14 वर्ष, ठीक है, क्या है, अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, कि 11वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 11वां जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि अभिभावक हैं या प्रतिपाल्य है कि कोई, तो उसके जो बच्चे हैं वो 6 से 14 वर्ष तक उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए भेजेगा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगा, वह प्रयास करेगा। ये आपका मूल कर्तव्य है किसी अभिभावक का। और वर्तमान में कितने थे, 10 थे। ठीक, ये आप लोगों का जो प्रारंभिक इतिहास है मूल कर्तव्यों का, ये आप लोगों का हो गया। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के अनुच्छेद 51 क से संबंधित हैं, क में दिए गए। प्रारंभ में कितने थे, 10 थे, वर्तमान में कितने, 11 हैं। जो प्रारंभ में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, छोटा संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। और जब जोड़ा गया है मूल कर्तव्य उस समय 10 थे, ठीक है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, यह संविधान का स्रोत है, ठीक है। 11वां जब जोड़ा गया, ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। जिसमें कहा गया था कि जो अभिभावक है, अगर किसी बच्चे का कोई प्रतिपाल्य है, कोई गार्जियन है, तो वो अगर बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु का है कि मध्य है, तो वहाँ पर उसकी जो शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन कराएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए। ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकारों की बात की जाती है। और बच्चों और स्त्रियों से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप उसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। बच्चों और स्त्रियों से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग हमेशा उसे याद रखिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाद योग्य नहीं है। ये प्रश्न अगर पूछा जा रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बी व सी दोनों। ठीक, वाद योग का मतलब ये होता है कि कौन सा न्यायालय में विचारणीय है, ठीक है। और इनका जो विचारण होता है कहाँ होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। जिला न्यायालय में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन सा वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, पहले हम वही बता दे रहे हैं कौन सा है। कि मूल कर्तव्य है, इसमें पहले आप लिख लीजिए मूल कर्तव्य। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए वहाँ पर उसको केस नहीं किया जा सकता, ठीक है। वहाँ पर उसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक। तो ये भी आपका वाद योग्य नहीं है, ठीक। इसके बाद DPSP आप लिख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, DPSP, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक एकता अखंडता की बात आ जाती है कि क्योंकि जो DPSP की बातें की जाती हैं ना वो राज्य के थ्रू की जाती हैं, राज्य के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। किसी भी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप उसके लिए वहाँ पर न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर पूरा राज्य ही न्यायालय में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको भी न्यायालय के विचारणीय से अलग रखा गया है, विचारण से अलग रखा गया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कब माना जाता है, उसको देखा जाता है मौलिक अधिकार से जोड़कर, ठीक है। मौलिक अधिकार से जोड़कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन माना जाता है, ठीक है। अगर कोई दे दे कि जैसे कि मान के चलिए कि अवसर की समानता अनुच्छेद 16 जब बात करता है, और यहाँ पर DPSP जो अनुच्छेद 39 घ की बात करता है कि समान स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, और अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता की बात करता है, तो वहाँ पर अगर अवसर की समानता में कहीं पर भेद हो रहा है, कहीं पर अगर राज्य के द्वारा वहाँ पर कहीं पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 39 घ ही है शायद, वहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 39 घ और अनुच्छेद 16
जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 16 है, दोनों का उल्लंघन एक साथ माना जाएगा। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के लिए वहाँ पर न्यायालय में विचारण नहीं किया जाएगा न्यायाधीशों के द्वारा। वहाँ पर अनुच्छेद 16 को न्यायालय में वाद योग्य माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है और माना जाता है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक जो तथ्य हैं, ये दोनों जो है वाद योग्य नहीं है। ठीक है, न्यायालय में विचारणीय नहीं है। अगर इनका जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मूल अधिकार से जोड़कर देखने को मिलेगा, इसीलिए एक को इनसे अलग रखा गया है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार न्यायालय में विचारणीय है, वहाँ पर बहस किया जा सकता है मौलिक अधिकार पे। ठीक, तो चलिए हम इसका इन लोगों का भाग और अनुच्छेद लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहले मूल अधिकार का लिख लीजिए, मूल अधिकार, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। मूल अधिकार की अगर बात करें तो ये कौन सा है, भाग 3 है, भाग 3। अनुच्छेद कौन सा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद है। फिर उसके बाद डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये कौन सा है, भाग 4 है। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, कल्याणकारी राज्य का जो स्थापना, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और धन का केंद्रीकरण न हो वो डीपीएसपी प्रदान किया गया है। ठीक है, आप लोग उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है स्त्री पुरुष के लिए कौन सा अनुच्छेद है। थोड़ा कन्फ्यूजन में अनुच्छेद 39 घ है कि च है, इस तरह से। ठीक है, तो जो डीपीएसपी हो गया। फिर उसके बाद मूल कर्तव्य की हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज इसको बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, मूल अधिकार को। ठीक है, तो इस यहाँ पर मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य आपका है भाग 4 क है, भाग 4 क। ठीक है, 4 क कौन सा अनुच्छेद है, 51 क अनुच्छेद इसमें कौन सा है, 51 क है। ठीक, और कितने हैं, प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 है। ठीक, अन्य मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आप लोगों को कंप्लीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो रहा है, और जो फैक्ट है वो भी आप लोगों का पूरा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट भारत में किस वर्ष में पारित किया गया। ठीक है, और इसको हिंदी में बोला जाता है सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम करें तो आपका अलग चीज़ है। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम 1891 का वो अधिनियम है। ठीक है, जिसे एज ऑफ कंसेंट बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो आपका 1872 में आया था। और आप यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर गवर्नर जनरल भारत का कौन है, लॉर्ड मेयो होंगे। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में व्यवस्थित जनगणना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, 1872 में। इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी बोला जाता है, ब्रह्म विवाह अधिनियम, विवाह अधिनियम। ठीक है, अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि ब्रह्म विवाह अधिनियम किसे बोला जाता है तो वो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो विवाह करने की आयु निर्धारित की गई थी, विवाह करने की आयु, ठीक है, विवाह करने की आयु जो निर्धारित की गई थी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष था, लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, लड़कियों के लिए कितनी थी, 14 वर्ष थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 14 वर्ष
ठीक है। और लड़कों के लिए, लड़के के लिए 18 वर्ष की कर दी गई थी, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। ठीक, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यह आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। अगर और सन के बारे में हम बात करें, अगर 1860 के बारे में बात करें, 1860 में भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, आईपीसी, इंडियन आईपीसी जो है 1860 में आई थी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और 1872 में आप देखेंगे कि 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, संविधान अधिनियम हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है आपका 1872 का है। ठीक है, जो जिसे एविडेंस एक्ट बोला जाता है वो भी आपका 1872 का है, और संविधान अधिनियम भी आपका 1872 का है। ठीक है, तो इस तरह से 1860 का आपका आईपीसी है। अगर 1885 की अगर हम बात करें, 1885 की जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। कौन गवर्नर जनरल थे? डफरिन था, डफरिन। किसने किया? ए ओ ह्यूम ने किया था, ए ओ ह्यूम। ठीक है, और कांग्रेस के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, और प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गवर्नर जनरल डफरिन है भारत का, और जो कांग्रेस की स्थापना किया था वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ठीक है, अगर 1905 की अगर हम बात करें, 1905 में तो आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड कौन है यहाँ पर? 1905 में लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन है? यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन। 1905 में कौन है? लॉर्ड कर्जन। ठीक, इसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका, बंगाल विभाजन, ये आपका 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई नई चीज़ें जानकारी मिलती रहती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हम लोगों को सहयोग प्रदान करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी चीज़ें लेकर आएँ ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा गवर्नर जनरल है? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सभी गवर्नर जनरलों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, पिछले श्रृंखला में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं। चलिए एक बार फिर से मौखिक रूप में हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, अगर बेंटिक के बारे में हम बात करें, बेंटिक, ठीक, तो बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। अधिनियम कौन सा है? 1833 का अधिनियम है। ठीक है, 1833 का यहाँ पर हम अधिनियम लिख दे रहे हैं सिर्फ इस तरह से। ठीक, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, और इसी ने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत। ठीक, कब? 1829 में। ठीक, और 1829 में ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत आपका 1829 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय, बंगाल में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, एलन बरो के बारे में अगर हम बात करें, एलन बरो, ठीक है, इसके शासनकाल में 1843 में दासता का उन्मूलन किया गया था। दासता का अंत या दास प्रथा का अंत लिख लीजिए। और कौन सा अधिनियम है? यहाँ पर 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1833 के अधिनियम के तहत, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। अगर लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें, यह 1858 के अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति संपन्न हुई है, और लॉर्ड कैनिंग के ने ही भारत में आप देखेंगे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने ही।
1857 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड रिपन है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं गवर्नर जनरल से पिछले श्रृंखलाओं में। ठीक है, तो आप लोग सुनकर वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ पर जाकर पीछे के श्रृंखलाओं को ध्यान से सुने, पढ़ें, देखें, समझें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। ठीक है, एच.एन. कुंजरू का नाम आप देखेंगे कि हृदय नाथ कुंजरू है। ठीक है, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, इनका नाम नारायण मल्हार जोशी है, नारायण राव मल्हार जोशी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखिए कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, बी.ए. मालाबारी, इनका नाम जो है आपका बहराम जी एम मालाबारी है। ठीक है, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सेवा समिति है, सोशल सर्विस लीग है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसी को भारत सेवक समाज बोला जाता है, इन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को ही। ठीक है, या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन एक ठो अलग है, वो आपका महादेव गोविंद रानाडे का है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। और वैसे आप लोगों का ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये राजमुंद्री वाला जो है ना, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना किया गया था वीरेशलिंगम के द्वारा। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से ही। ठीक, सन हम लिख रहे हैं और जो संस्थापक उनके बारे में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो वही ज़्यादा ही पूछा जाता है, और जो लिखने वाला है कॉन्सेप्ट है वो आपको हम लोग इतिहास में देखा जाएगा। ठीक है, तो राजमुंद्री हम यहाँ पर लिख रहे हैं राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, सोशल रिफॉर्म, हम एसोसिएशन को ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। एसोसिएशन ये स्थापना किया गया था वीरेशलिंगम के द्वारा। ठीक है, वीरेशलिंगम इनका नाम है, वीरेशलिंगम के द्वारा किया गया था। कब किया गया है? 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी का ये है आपका। ठीक, फिर इसके बाद देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, हम पूरा नाम के साथ लिख रहे हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, और स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज का स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, इतिहास में इनके विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग के बारे में अगर हम बात करें, सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? एन.एम. जोशी, यानी कि नारायण राव मल्हार जोशी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, नारायण राव मल्हार ही है कि कुछ और है? नारायण राव मल्हार जोशी। ये कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। फिर इसके बाद देखिए सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? सेवा समिति, सेवा समिति की स्थापना किया गया था हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा। हृदय नाथ, एच.एन. कुंजरू जिसे बोला जाता है, हृदय नाथ कुंजरू। और ये कब स्थापना हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जो बहराम जी एम मालाबारी हैं, B.M. मालाबारी, ठीक है, इनको नाम है बहराम जी एम मालाबारी। चलिए हम नाम में ही लिख दे रहे हैं पूरा, जिससे आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म और पूरा नाम भी पता चल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है, बहराम जी एम मालाबारी, एम मालाबारी।
इन्हीं के प्रयासों से, ठीक है, 1891 में, ठीक है, क्या आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, कॉन्सेंट एक्ट, इन्हीं को प्रयासों से, इसे बोला जाता है सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम कब आया था, 1891 ईस्वी में आया था। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीरेश सलिंगम 1878, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी 1911, NM जोशी, ठीक। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू HN कुंजरू 1913, ठीक है। और बहराम जी मलाबारी संबंधित हैं, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में आया था, ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। तो आप लोग इन सभी श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं, जिससे आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद मिले, ठीक है। तो जो श्रृंखलाएं हम लोग करा रहे हैं, उसके जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 26 श्रृंखला कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आप देखेंगे कि 26 श्रृंखलाओं में अगर 10 भी प्रश्न आप सही से लिख रहे हैं, तो अगर व्याख्या करके, तो मान चलिए कि 260 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए, ठीक है। 260 प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वहाँ पर, वो आपका अगर 4 विकल्प है, उसमें अगर 4 भी लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 260 का अगर 4 में गुणा कीजिए तो ये आपके हो जाएंगे 1040 प्रश्न लगभग में, ठीक है। 2 चौके 8, ये 800 हो गया, और 6 चौके 24, यानी कि 800 और 240 कितने हो गए, आपके 1040 प्रश्न जो है आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ इन 26 श्रृंखलाओं से ही। तो सोचिए कि आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में समझ में आ गई, और आप लोगों का फैक्ट भी तैयार हो गया, आप लोगों का नॉलेज भी इंक्रीज हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिली, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी लोगों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर ऐसे ही बहुत ही सारी नई नई चीज़ें और अच्छे तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, यह श्रृंखला जो है पसंद आएगी, और आप लोग सही तरीके से सही दिशा निर्देशन में अपने पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे, अपने माता पिता और घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।